हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम। मीडिया स्टार वर्ल्ड अपने देखने वालों के सामने कभी कभी कुछ ख़ास प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम पेश करता है। इसके ज़रिए हमारी कोशिश होती है कि जो खबर आपको एडिट होने के बाद आधी अधूरी मिलती है, उसकी तफसील पूरी तरह से आप तक पहुंचाई जाए ताकि उसकी गहराई से जानकारी मिल सके और आखिरी फैसला आप खुद कर सकें। आज के इस एपिसोड में हम सीनियर वकील और सेव मिशन कॉन्स्टिट्यूशन के नेशनल कन्वीनर महमूद प्राचा की कल फ्राइडे 8 जुलाई को नई दिल्ली में हुई पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुंचा रहे हैं, जिसमें उन्होंने चीन की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मोबाइल कंपनियों के जरिए भारत से की जा रही हजारों लाखों करोड़ रुपए की चोरी का पर्दाफाश किया है। उनका इल्जाम है कि ये बड़ा इत्तेफाक है कि जब से 2014 में सेंटर में बीजेपी सरकार बनी है, उसके बाद ही बड़ी बड़ी चीनी कंपनियों ने देश में बड़े पैमाने पर लूट शुरू की है। उनके मुताबिक मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह जी के बेटे जय शाह भी इसमें शामिल हैं। उनका दावा है कि उनके पास इस तरह के और बहुत से आंकड़े और सबूत मौजूद हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि देश को बुरी तरह से लगातार लूटा जा रहा है और इस लूट में शामिल लोगों को सरकार में बैठे लोगों की सरपरस्ती हासिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को आखिर तक जरूर देखें। महमूद प्राचा ने ऐसी हकीकतें सामने रखी हैं जिन्हें देखकर आपकी भी आंखें खुली रह जाएंगी। आइए देखिए महमूद प्राचा ने क्या कुछ कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आज आप सब लोगों के शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। लेकिन एक बहुत ही अहम घटना ऐसी हुई है जिसकी वजह से मुझे आप लोगों को ऐसे तकलीफ देनी पड़ी, क्योंकि जिन लोगों को मैं क्रिमिनल मीडिया कहता हूं, जो अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो लोग ये रिपोर्ट्स नहीं दिखाएंगे आपको और ऐसी रिपोर्ट्स को दबाएंगे, छुपाएंगे। और ये मेन स्ट्रीम मीडिया का जो देशद्रोह का जो चेहरा है वो उजागर करता है। आप लोगों ने कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया में या दूसरी जगहों पे रिपोर्ट पढ़ी होगी कि ईडी ने एक वीवो नाम की कंपनी है चाइनीज, उसके ऑफिस में कल रेड्स मारी हैं और 62 जो एलिगेशन है वो ये है कि 62,000 करोड़ से भी ज्यादा इस कंपनी ने देश का पैसा चुराया और इसको सीधा सीधा चाइना में ट्रांसफर किया। अभी अप्रैल के महीने में ही एक और कंपनी चाइनीज जो थी Xiaomi, ये दोनों मोबाइल फोन कंपनीज हैं प्राइमरीली, उसने भी ईडी ने उसके ऊपर रेड की थी और 5,500 करोड़ का जो है चोरी करके उसको भाग गई थी। ये कंपनी के भी जो डायरेक्टर हैं मिस्टर जैन, मनु जैन करके। वीवो कंपनी के भी जो इंडिया में पोस्टेड डायरेक्टर्स थे वो सब इंडिया छोड़ के भाग चुके हैं, ऐसा ईडी की खबरें ही बता रही हैं। मैंने आपको अप्रैल में भी ये बात बताई थी कि असली देश के खिलाफ साजिश जो ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार कर रही है, और जिसके लिए मैं बार बार आह्वान कर रहा हूं ऑपोजिशन पार्टियों से भी, लेकिन कोई भी ऑपोजिशन पार्टी मजबूती के साथ इस इशू को नहीं उठा रही है। ये उनकी मेरे ख्याल से कमी है, या उनके जो फ्रंट लाइन जो उनके कार्यकर्ता हैं वो शायद आरएसएस, बीजेपी और अमित शाह साहब की ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स से डरते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये पिछले 2-3 महीने में ही ईडी ने, और ईडी अगर इन कंपनियों पे रेड कर रही, कंपनी के ऊपर रेड कर रही है, तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि घोटाला और चोरी इससे कहीं गुना ज्यादा होगी। जब भी मजबूरी में, जब जो गिलास है या जो बाल्टी है इनके जुर्मों की इतनी उबल के बाहर आ रही है, तो मजबूरी में मुंह दिखाने के लिए ये इन्हें रेड्स करनी पड़ रही हैं। लेकिन इनके खिलाफ कोई भी मजबूत कार्रवाई नहीं होगी, जैसा कि ईडी की रेड में से खुद पता लग रहा है कि वो बता रहे हैं कि कुछ उन्होंने 60 या 90 लाख रुपए पकड़े हैं और 2 गोल्ड की बार्स पकड़ी हैं। 62,000 करोड़ रुपए देश के चुरा के भाग गए वीवो कंपनी के डायरेक्टर। लेकिन वीवो आज भी काम कर रही है, Xiaomi आज भी इंडिया में काम कर रही है। और दुख की बात यह है कि Xiaomi कंपनी जो और ये वीवो कंपनी जो है,
भारत का इतना पैसा चुरा के, और चाइनीज आर्मी, मैंने वीवो Xiaomi के बारे में तो बताया ही है कि ये सब कंपनियां हैं फ्रंट कंपनी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की और पीपल्स लिबरेशन आर्मी। और ये Xiaomi कंपनी जो है वो अमेरिका में बैन भी हो चुकी है, क्योंकि ये इसके ऊपर एलिगेशन वहां पे ये थे कि ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चाइनीज आर्मी की फ्रंट कंपनी। ये सारी कंपनियां यहां से पैसा चुरा के हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं, और हमारी इतनी बड़ी जमीन मोदी जी के राज में चाइना जो है छीन चुकी है, जो हड़प चुकी है। वो उसकी एक बड़ी वजह यह भी है, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाइनीज वहां पे कर रहे हैं वो सीधा सीधा पैसा हमारे देश से ही चुरा के हो रहा है। तो ये जो दो कंपनियां हैं, Xiaomi, वीवो और Oppo, तीन कंपनियां, इन्होंने अब एक नया रास्ता निकाला है कि ये कंपनियों का तो जुर्म का जो पैमाना इतना ज्यादा बाहर आ चुका है, बढ़ चुका है, तो इन्हें भागना पड़ेगा। तो दो कंपनियां हैं, लावा इंटरनेशनल और डिक्सन टेक्नोलॉजी। ये इन कंपनियों में अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हैं, और मोदी जी की सरकार, आरएसएस की सरकार ये कह रही है कि हम इनको कैश इंसेंटिव दे रहे हैं क्योंकि ये लोकल कंपनियां हैं, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग किसकी करेंगे? Xiaomi कंपनी की, वीवो कंपनी की, और Oppo की, और फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे। इसका फायदा भी किसे पहुंचेगा? चाइना को ही, क्योंकि ये इन्हीं कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। आप लोग गूगल करके या दूसरी तरीके से नेट के जरिए आप ये आराम से ढूंढ सकते हैं कि लावा इंटरनेशनल कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है और डिक्सन जो कंपनी है, ये दो कंपनियां जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है इन तीन चाइनीज कंपनीज द्वारा। तो इनके डायरेक्टर्स कौन है और उनके तार कहां आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही आराम से आपको पता लग जाएगा अगर आप थोड़ी सी भी रिसर्च करें। लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल और है, जो ये वीवो कंपनी है, वीवो जो भी बोलते हैं इसे, ये जो कंपनी है ये 2014 में इंडिया में आई। Xiaomi 2014 में इंडिया में, 2014 में एक और भी चीज इंडिया में आई है, मोदी जी की सरकार आई है ना। कोइंसिडेंस बता रहा हूं मैं आपको, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। चलिए आगे चलते हैं। दोनों ही कंपनीज इंडिया में आई और इंडिया पे कब्जा कर लिया इन्होंने 2014 में आके। एक दो साल में ही पूरे इंडिया की मोबाइल की मार्केट पे कब्जा कर लिया। इस सब के बारे में तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2015 में एक और भी अच्छा काम हुआ, अच्छा या बुरा आप लोग तय करेंगे, देश की जनता तय करेगी। जो जय शाह साहब हैं, अमित शाह जी के सुपुत्र जो हैं, वो 2015 में, मैं उनका ये विकिपीडिया पे देख रहा हूं, 2015 में वो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया बीसीसीआई के फाइनेंस और मार्केटिंग कमेटीज के जो हैं वो मेंबर बन गए 2015 में। और उसके बाद से ये बहुत ही जल्दी, एक और मैं डॉक्यूमेंट आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये वीवो कंपनी जो है, आईपीएल जो है, कितना बड़ा फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है आप सब लोगों को पता ही है। कितना बड़ा पूरा देश जो है क्रिकेट में जुटा हुआ है, कितने इसमें पैसा और इन्वॉल्व है, ये सब आप लोगों को पता ही है। मुझे इसके बारे में, आईपीएल में कितने सारे पैसे इन्वॉल्व हैं, देश की जनता इसको उतना कितना टाइम भी देती है और कितने पैसे भी खर्च करती है, इसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब जय शाह साहब 2015 में फाइनेंस एंड मार्केटिंग कमिटीज के बीसीसीआई के मेंबर बन गए, तो 2016 में, उसके तुरंत बाद 2016-17 से ये जो वीवो कंपनी है, वीवो कंपनी जो है, इसने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई से साइन किया। कोइंसिडेंस है, ये भी कोइंसिडेंस ही हो सकता है ना। अब 2018-19 में, या ये कब जय शाह साहब सेक्रेटरी बन गए थे इसके, बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी बन गए थे ये। आज तो एक तरह से रूल ही कर रहे हैं, ब्रिजेश पटेल साहब चेयरमैन है और ये इसके सेक्रेटरी हैं शायद। दोनों किस स्टेट से आते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर है तो मैं बता भी देता हूं। हमारे एक वेस्टर्न बॉर्डर पे एक स्टेट है गुजरात नाम का, ये दोनों वहां से आते। और ये जो कंपनीज, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, ये जितनी भी चाइनीज कंपनीज हैं जो इंडिया में काम करती हैं और जो चाइनीज गवर्नमेंटल एजेंसीज की जितनी भी कंपनीज हैं, उसमें मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन कितने डायरेक्टर्स हैं, इस पे रिसर्च करनी चाहिए। मैं नहीं तो करके आपको अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के
दूंगा। मैं आप लोगों से बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि इस पर रिसर्च करें आप, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इन्हीं लोगों की खरीदी हुई मीडिया है, वो क्रिमिनल मीडिया है, वो ये नहीं करेगी काम। उसके बाद 18-19 में भी वाइवो रही। उसके बाद एक बहुत ही अजीब बात हुई 18-19 से, जो ये अभी ईडी ने रेड किया ना, ये बता रहे हैं कि 18-19 से पैसे बड़े लेवल पे 62,500 करोड़ ट्रांसफर होने शुरू हो गए थे। और एक मुंह दिखाने के तौर पे 2020 में ड्रीम 11 नाम की एक कंपनी है, जिसको आईपीएल की स्पॉन्सरशिप इन्होंने एक तरह से ऑफलोड कर दी थी। लेकिन 2021 में दोबारा वीवो कंपनी ही इसकी स्पॉन्सर बन गई। तो जिस वीवो कंपनी ने देश के 62,000 करोड़ रुपए लूटना शुरू कर दिया था, उसको जे शाह साहब जिस पे कंट्रोल कर रहे हैं, उस बीसीसीआई ने उसको भारत का सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा मशहूर स्पोर्ट्स है, जिसको पूरा देश भावनात्मक रूप से जुड़ के देखता है, उसके हवाले कर दिया था स्पॉन्सरशिप। और वीवो कंपनी की, जो कि चाइना में भारत का पैसा चुरा के भेज रही थी, उसको पब्लिसिटी हासिल करने का मौका दिया। कितना बड़ा, ये जे शाह साहब की क़यादत में बीसीसीआई ने ये काम किया। अभी जो लेटेस्ट है, इसका ये कहा जा रहा है कि टाटा जो कंपनी है, उसने रिप्लेस कर दिया है वीवो को। ठीक है जी। और उसमें एक मिंट में रिपोर्ट छपी है अभी कि जिसमें कहते हैं, जे शाह द ऑनररी सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई सेड, वी आर ट्रूली हैप्पी दैट इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड बिजनेस ग्रुप्स हैव बिलीव्ड इन आईपीएल and IPL growth story, and together with Tata Group we will look that Indian cricket and IPL forward to greater heights। यानी कि ये कंपनी टाटा को देके जो वीवो कंपनी है वो एक तरह से भाग रही, और जिसकी खुशी जाहिर जे शाह साहब कर रहे हैं। आज तक ये नहीं बता रहे कि इससे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये इतनी बड़ी बेईमान और चोर कंपनी थी जिसको हमने इतनी पब्लिसिटी दे दी। आज तक जे शाह साहब ने या किसी भी बीसीसीआई के ऑफिस बेयरर ने इस बात की माफी देश से नहीं मांगी कि हम लोगों ने इस कंपनी की मशहूरी की, और ये 62,000 करोड़ जो ईडी कम करके ही बता रही होगी, जैसा मेरा मानना, चुरा के भाग गई। तो दोस्तों, आज जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो इस बात की है कि मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन जितने भी हैं, उनके चाइनीज कंपनी से क्या संबंध है, कितने लोग डायरेक्टर हैं, कितने लोग इसमें पार्टनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। और ये 23 फ्रंट कंपनियां, 23 या 24 फ्रंट कंपनीज, ईडी बता रही है कि वो भारतीय कंपनियां हैं जिन्होंने ये पैसा चुराने में मदद की है वीवो कंपनी। तो इस पे मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग, क्योंकि आप रियल मीडिया हो, इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। और ये जो नेक्सस है आरएसएस, बीजेपी, चाइना, पाकिस्तान और इजराइल का, जिसको मैं बार बार दोहरा रहा हूं, उसको आप एक्सपोज करो। पॉलिटिकल पार्टी से भी, मैं जो भी आरएसएस और बीजेपी की अपने आप को अपोजिशन पार्टी समझती हैं, तो मेरी उनसे भी बहुत बड़ी गुजारिश ये है कि ये जो सारे डाइवर्ट करने के इश्यूज हैं, उसके पीछे इतनी बड़ी लूटमारी चल रही है, तो आप लोग सब बड़े लेवल से मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन का चाइना कनेक्शन ढूंढें। आपको समझ में आ जाएगा देश में आरएसएस और बीजेपी कर क्या रही। आपको इस सवालात पूछने तो बता दीजिए। सवाल ये है सर कि आपने कहा जैसा अभी तक माफी नहीं मांगी, तो किसी भी राज्य में कोई भी कंपनी घोटाला कर सकती है, सरकार में नहीं, सरकार में किसी भी कंपनी की कोई भी घोटाला कर सकती है, लेकिन जब इतना बड़ा घोटाला कर दिया, यहाँ क्या है कि बीसीसीआई और क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसको पूरा देश भावनात्मक रूप से जुड़ के देखता है। और अगर बीसीसीआई ये आईपीएल में वीवो कंपनी का इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट नहीं हो रही थी, पॉपुलैरिटी नहीं दे रही होती, तो शायद देश की जनता वीवो कंपनी के फोन इतने नहीं खरीद रही होती। तो अब जब यह घोटाला पता लग गया, तो क्या बीसीसीआई का यह फर्ज नहीं बनता, जिसके दोनों ही चेयरमैन और सेक्रेटरी, अभी तो ब्रिजेश शाह साहब बन गए, शायद मुझे पता नहीं कब बने हैं वो, पहले तो शायद गौरव गंगुली साहब थे ना, हटा दिया उन्हें, तो वो बन गए, अब दोनों ही गुजरात से बन गए हैं।
तो क्या उनका फर्ज नहीं है देश से माफी मांगे कि हमारा भी हिस्सा था इनको पॉपुलर करने में वीवो कंपनियों का? अब तो हमें पता लग गया चाइनीज घोटाला कर रहे थे हमारे देश में आके, तो अब तो कम से कम माफी मांगनी चाहिए। ये तो नहीं सर कि उनकी भी मिली भगत है। नहीं देखिए, ये मिली भगत है या नहीं है, हम लोग क्योंकि वकालत के बैकग्राउंड से आते हैं, ये तभी पता लगता है जब फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी तौर पे इन्वेस्टिगेशन होगी, जब ही पता लगता है। लेकिन इसमें एफआईआर होना जरूरी है, क्योंकि इतने सबूत तो अब आ चुके हैं, जिसमें बीसीसीआई को भी क्या उन्होंने ड्यू डिलिजेंस की थी इस कंपनी की, क्या देखिए अगर इतनी बड़ी किसी एक इवेंट में देश के आप किसी को मौका दे रहे हैं, तो उसका बैकग्राउंड चेक आपने क्या किया था, क्या ये कोई घोटाला तो नहीं कर रही, क्या आईबी से आपने परमिशन ली थी, क्या आईबी की रिपोर्ट्स ली थी कि क्या देश में कोई ये चोरी तो नहीं कर रही है? चाइनीज कंपनी तो थी ना, ऐसा तो नहीं था ना कि बिल्कुल चाइनीज कंपनी नहीं थी। फिर 18 19 और कब से ही तो चाइना से हमारे संबंध जो है इस बात से खराब हो चुके हैं कि वो हमारी जमीन जो है बार बार कब्जा करे जा रहे हैं। कितना बड़ा प्रधानमंत्री साहब ने सबने कितना टफ स्टैंड ले रखा है पिछले 3-4 साल से चाइना के लिए, तब भी इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि ये जो वीवो कंपनी है इसके बारे में पता करें, और उसको स्पॉन्सरशिप दिए जा रहे हैं। वीवो आईपीएल का ये 2021 में भी वही स्पॉन्सर है, 2021 में भी। तो इसके लिए क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि हम चाइनीज ऐप बंद कर देंगे, ये इसको भी 3 साल हो गए ना, चाइनीज ऐप को बैन कर रहे हैं, जो कंपनियां लूट मचा रही हैं हजारों लाखों करोड़ की, उसके साथ आपके खुद के जो, और वो भी होम मिनिस्टर साहब के बेटे हैं, इनके पास तो कुछ ना कुछ अपने पिताजी से भी इंफॉर्मेशन आती होगी ना, कि ये कंपनी बताते होंगे कि बेटा ये कंपनी बहुत बड़ी है, घर में चाय पानी नाश्ते पे तो बताते होंगे ये इतनी बेकार और घटिया कंपनी है, इन्होंने हमारा देश लूट लिया। कम से कम होम मिनिस्टर साहब को तो ये जिम्मेदारी बनती थी कि अपने सुपुत्र साहब को ये बता दें। उनकी होम मिनिस्टर के तौर पे भी ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि जब चाइना से हमारी इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है और उनके पास तो ये सब इंफॉर्मेशन होगी ना, ईडी और उसकी, कि भाई 2018 से घोटाला चल रहा है बड़े तौर पे, तो तब उनका फर्ज नहीं बनता था हमारे होम मिनिस्टर साहब का कि अपने बेटे साहब जो है, उनके सुपुत्र जो है, उनको तो कम से कम बता देते कि इसको आप जरा, इसको वीवो को हटाओ, हम लोग इनको अरेस्ट करने वाले हैं, वीवो वाले लोग को, क्योंकि ये देश में पॉपुलैरिटी हासिल कर रही है वीवो। अभी भी लोग हमारे फोन वाइवो का क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि हमारे स्पोर्ट्समैन सब उनका वो लगा के घूम रहे हैं, जिनको लोग प्यार करते हैं। एक सवाल ये है, इसका मतलब आप जो कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ अभी हो रहा है, शर्मा का मुद्दा ले लीजिए, सरतंत्रता के नारे ले लीजिए, या और भी जितने हालात हैं सबके भड़काऊ भाषण, या उन सब के बैकग्राउंड में आप कह रहे हैं कि देश को नुकसान किसी और ही तरह से। हाँ, आरएसएस, हमारे यही कहना है। देखिए आरएसएस के लोग जोधपुर में मिले इतनी बड़ी विभत्स घटना करते हुए, आरएसएस के लोग, अभी लेटेस्ट ही बता रहा हूँ ना आपको, आरएसएस के लोग मिले जम्मू में इतनी बड़ी विभत्स घटना करने की तैयारी करने में, और आरएसएस के लोग अब इसमें मिल रहे हैं वीवो और ये सब। ये बीसीसीआई किसके हाथ में आज देखा जाए तो ये सब भी तो हमारा ये कहना है, क्या इस बात पे जिसके सबूत एक के बाद एक मिल रहे हैं, क्या इस बात पे देश की सुरक्षा के लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए कि आरएसएस से क्या संबंध है? ये इस तरह की आतंकी घटनाएं कराने के लिए आरएसएस और चाइना, आरएसएस और पाकिस्तान, आरएसएस और इजराइल के क्या संबंध है? क्या इस बात की इन्वेस्टिगेशन राष्ट्रहित में नहीं होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन किसी बड़ी एजेंसी से, ये क्या डिमांड करना इतने सबूत आने के बाद? नूपुर शर्मा ने 57 देशों से, जो देश के मित्र देश थे, और नूपुर शर्मा ने अकेले नहीं, उन्होंने बोला कि मेरे पीछे प्रधानमंत्री का ऑफिस है, होम मिनिस्टर का ऑफिस है, बीजेपी के प्रेसिडेंट का ऑफिस है, और वो देवेंद्र फडणवीस साहब मेरे पीछे हैं। तो क्या ये जो संबंध बीजेपी ने कराए खराब, इसके बारे में क्या कोई बड़ी साजिश थी? इसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होनी चाहिए सिंपली बिकॉज आरएसएस और बीजेपी के लोग इन्वॉल्व हैं। तो क्या वो राष्ट्रहित से भी ऊपर है? मतलब उनके ऊपर कोई भी जांच नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी करते रहें? ये तो बहुत ही नाजायज बात है ना। हम ये तो नहीं कह रहे ना सीधे सजा दे दीजिए, लेकिन इतने सबूत, इतने इशारे मिलने के बाद भी क्या एक इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होनी चाहिए? तो मैं देश के सभी ऑपोजिशन पार्टी से भी ये गुजारिश करता हूं कि इस चीज को इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट और सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में होने की डिमांड के लिए लार्ज स्केल पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए, एजिटेशंस होनी चाहिए। उदयपुर में जो घटना हुई थी, या उसके अलावा भी जो इस तरह की घटनाएं हुई, स्पेशली ये कहा गया कि मुसलमानों ने ऐसा किया, सरतन से जुदा कर दिया, गला काट दिया, या कोई भड़काऊ बयान, उसमें तुरंत एनआईए को इन्वॉल्व किया
जाता है और जांच की मांग की जाती है और एनआईए उसमें आता भी। तो क्या इस तरह के जो मामले हैं, जैसे वीवो की बात कर लें या और ये कंपनी की बात आती है, तो इसमें भी एनआईए को आना चाहिए, क्योंकि ये भी तो देश की खतरा है। ये है देश के लिए बड़ा खतरा। वो खतरा तब है जो अशोक गहलोत साहब को मैं पर्सनली भी जानता हूं, और जब मुझे बहुत हैरानी है कि उन्होंने खुद ही प्लेटर पे सजा के एनआईए को दे दी इन्वेस्टिगेशन, जबकि उनकी पुलिस ने पाकिस्तान से तार निकाल लिए थे इन लोगों के। जो उदयपुर की घटना करने वाले अपराधी हैं या अभियुक्त हैं, उनके तार अशोक गहलोत साहब की एटीएस ने निकाल लिए थे पाकिस्तान से। अब उसके बाद फिर उन्होंने पता नहीं किस वजह से, या तो वो डर गए होंगे इस चीज से, क्योंकि उनके सामने भी आरएसएस के भी संबंध आए होंगे, तो आरएसएस के संबंध आते ही शायद उन्हें डर लगा होगा कि कहीं अब मुझ पे ही हमला ना हो जाए, ये बात अगर उजागर हो गई तो उन्होंने तुरंत अपना पल्ला झाड़ दिया। लेकिन देश का बहुत बड़ा नुकसान किया। इन्वेस्टिगेशन अगर राजस्थान की एटीएस करती तो ये कनेक्शन आरएसएस और ये जो अभियुक्त हैं उनके और पाकिस्तान के डायरेक्ट कनेक्शन साबित होते। अब मुझे पता नहीं क्या होगा इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन इस बात पे इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें जागरूक रहना चाहिए कि आरएसएस के क्या संबंध हैं। एक अडवाणी जी ने बहुत अजीब सी बात कही थी ना एक बार, टिप्पणी क्या थी वो, हर एक आतंकवादी नहीं, हर आतंकवादी मुसलमान नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी क्या है, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, मुसलमान ही निकलता। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि जो मुसलमान आतंकवादी निकलते हैं वो जो भी निकलते हैं उनके संबंध आरएसएस से जरूर होते हैं। तो हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, पहली लाइन। दूसरी लाइन, हर आतंकवादी जो निकलता है वो मुसलमान निकलता है। तो ये अडवाणी जी का कहना था। मेरा इसमें अब जो आज के हालात से नजर आ रहा है कि हर वो मुसलमान जो आतंकवादी निकलता है उसके तार आरएसएस से होते हैं और पाकिस्तान से होते हैं साथ साथ। ये क्या चक्कर है, इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? सर, पैर के साथ सच्चाई को सामने लेकर आते हो आप, इतने बड़े स्कैम मुझे लगता है आप अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए अपनी जान को भी आपने खतरे में डाला। इसका अंजाम सिर्फ एक ही होगा, देश बचेगा या हम अपनी कुर्बानी से देश के लिए, अगर हमारी हत्या होती है या हमें लंबे समय के लिए जेल में डाला जाता है, जिस तरह से जुबैर है, तीस्ता सीतलवाद है, उससे पहले एक लाइन लगी हुई है ना सबकी। दिल्ली दंगों में भी तो इतने बेगुनाह लोग हैं, सबको जेलों में ठूस रखा है ना झूठे मुकदमे लगा के। तो एक नहीं है, लंबी फहरिस्त है। तो जब ये आरएसएस का, मनुवादियों का और मनुस्मृति का जो राज स्थापित करना चाहते हैं संविधान तोड़ के, जब इनका राज खत्म होगा तो लोग हमें इज्जत से जानेंगे। यही हमारा मोटिवेशन है, यही हमारा वो है। लेकिन जुबैर साहब के जो कानूनी सलाहकार हैं उनको भी मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि ये सारी जो जुबैर साहब के साथ हो रही हैं घटनाएं, ये एक आपराधिक साजिश के तहत हो रही हैं। तो ये अपनी एक काउंटर एफआईआर भी कराना मेरे ख्याल से कंसिडर करें, कि जिसमें सरकारी अधिकारी, आरएसएस और बीजेपी के लोग और जो ये क्रिमिनल मीडिया है, इनके एंकर्स के खिलाफ जो देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ताकि हमने देखिए मेरे ऑफिस में भी रेड क्यों हुई थी, ये जो मैं आज बता रहा हूं आपको, यही सब चीजें छीनने के लिए तो हुई थी। कोई दिल्ली दंगों का इशू नहीं था। ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे पास हैं। अब जब अपोजिशन पार्टीज उस तरीके से मजबूती से नहीं कर रही, तो मैं वो एक के बाद एक जिसकी तलाश में स्पेशल सेल ने 15 घंटे लगाए थे, यहाँ पे 200 लोगों ने, बंदूकधारियों ने, अब मैं वो बताता जा रहा हूँ। इसकी तलाश में भी आए थे उस वक्त जो मेरे ऑफिस में रेड हुई थी, कि इसके बारे में भी मेरे पास जानकारी है। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे ऊपर हत्या करने की कोशिश की जाएगी, कि मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन कितने डायरेक्टर हैं ये चाइनीज कंपनीज में, इसकी तलाश की जाए, सबको पता लग जाएगा कि मेरे ऑफिस में रेड क्यों हुई। ये हैं असली चीजें। तो हम उसको धीरे धीरे करके खोलेंगे, और रेड की असली वजह भी आप लोगों को, और जो जुबैर साहब पे हमले हो रहे हैं उसकी असली वजह भी यही। उनका कंप्यूटर चाहिए ना उन्हें, जुबैर साहब जैसे मेरा कंप्यूटर चाहिए था उन्हें, मैंने तो अभी तक बचा के रखा हुआ है। अब तो उसके अलावा भी बहुत, जान तो ऊपर वाले के हाथ में होती है ना। जान अगर इंसानों के हाथ में होती, मौत, इज्जत, जिल्लत, जेल, एक्सीडेंट, तो बस यही कह रहा हूं ना, ये लोग सब हैं जब अम्बेडकरवादियों का सही राज आएगा। तो ये लोग हमारे नेशनल हीरोज के तौर पे, इनकी सबकी फोटोज पार्लियामेंट में लगेंगी, गैलरीज में। ये बात आप याद रखें। मेहनत बहुत लगने वाली है, कठोर और सख्त समय गुजर रहा है।
या तो अंबेडकरवादी, देखिए अंबेडकरवादी संसद में तो जाएंगे आज नहीं तो कल, थोड़े 1-2 साल 5 साल की बात है मैक्सिमम से मैक्सिमम। फिर या तो हम लोग संसद में होंगे या हमारी फोटोएं होंगी, दोनों में से एक चीज तो जरूर हो। अमित शाह जी ने तो कहा 4 साल तक राज नहीं देखिए, और सारे अब राज्यों में भी। कोई मना नहीं है इस प्रकार के क्लेम करना, क्योंकि अमित शाह जी तो राजनीतिक चाणक्य अपने आप को क्लेम करते हैं। तो एक बात ये भी होती है कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े दावे करो ताकि लोग जो है तुमसे और डरना शुरू करें। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे मुट्ठी भर जो नहीं डरते किसी से भी ऊपर वाले के अलावा, और इज्जत करते हैं तो सिर्फ भारत के सभी। राजा का नाम कर दे उसमें, ना डरने। ये तो आप लोगों का फैसला है, अगर मैं डरा हुआ लग रहा हूँ तो ना करें, अगर नहीं लग रहा तो कर दें, यही मैं कह सकता हूँ। लेकिन अभी तो मेरे ख्याल से फोकस जुबैर साहब के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो लेटेस्ट हैं हमारे इस उसमें। हम सबको फोकस करके जुबैर साहब को बाहर निकालने के लिए और उन्हें एक हीरो का वेलकम देने के लिए, जब वो बाहर आए तो ही इज अ हीरो। उस तरीके से जब तीस्ता सीतलवाद साहिबा और जो दोनों हमारे पुलिस अधिकारी हैं, एक श्रीनिवासन साहब है, क्या नाम उनका, और दूसरे जो हमारे ये दूसरे पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनको तीस्ता सीतलवाद साहिबा के साथ अरेस्ट किया गया है, जब वो बाहर आए, संजीव भट्ट साहब, तो उनको हीरोज वेलकम मिलना, ये हम सबकी जिम्मेदारी। आपने देखा जो कुछ हमें और आपको मोदी मीडिया के जरिए दिखाया जा रहा है, देश में उसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। मुल्क के लोगों को मजहब की बुनियाद पर नफरत और टकराव फैलाने में उलझाकर मुल्क को किस तरह से लूटा जा रहा है, ये सिर्फ एक नमूना है। अगर ईमानदारी से जर्नलिज्म करने की गुंजाइश होती और गोदी मीडिया इस तरह से बिहेवियर ना करता तो ऐसे घोटालों के जरिए मुल्क को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता था। अपने मुल्क और समाज से मोहब्बत रखने वालों को बेदार और जागृत रहना चाहिए ताकि इस पर रोक लग सके। आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।